इस कहानी की शुरुआत रॉयल सीमा के एक छोटे से गांव से होती है। एक माँ अपनी ही छोटी सी बच्ची गंगा को नींद से जगाती है, उसे नहलाती है, उसके लिए टिफिन तैयार करती है और फिर उसे ब्रह्म समुद्रम माइनिंग कंपनी में दिन भर काम करने के लिए भेज देती है। सिर्फ गंगा ही नहीं, उस गांव में रहने वाले सभी छोटे छोटे बच्चे वहां काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि खुद काम पर ना जाकर पूरे गांव के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेज रहे हैं? इसका जवाब आपको आगे कहानी में मिल जाएगा। दरअसल ये माइनिंग कंपनी चेंगा रेड्डी की है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। चेंगा रेड्डी को माइनिंग करने के लिए सरकार से एक पॉइंट तक ही परमिशन मिली थी, लेकिन अब चेंगा रेड्डी अपनी हदें पार करते हुए गांव के बाहर शिव मंदिर तक पहुंच चुका था और अब वो अपनी माइनिंग के लिए मंदिर को भी तोड़ना चाहता है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर को बचाने के लिए इस आदमी को एक लेटर लिखा था और यह आदमी माइनिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी शर्ट के बटन पर एक सीक्रेट कैमरा लगाकर मंदिर में आता है और पूजा करने के बहाने से मंदिर के आसपास हो रही माइनिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन चेंगा को यह बात पता चल जाती है और पूजा करने के बाद चेंगा उन लोगों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है और खाने की टेबल पर ही उनका गला काटकर उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी से कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, जितनी पूजा करना चाहते हो कर लो, जिसको भी लेटर लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन तब भी तुम इस मंदिर को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि 10 दिन बाद मैं ये शिव मंदिर तोड़ दूंगा। गांव वालों के दिलों में अपना डर बिठाने के लिए चेंगा रेड्डी ने गांव के स्कूल टीचर को सबके सामने ही जान से मार दिया था, ताकि इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ लिख ना सके और वो बच्चों से कम पैसों में ही खदान के अंदर काम करवा सके। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को काम पर भेजने से मना करते थे, चेंगा और उसके आदमी उन्हें जान से मार देते थे। इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से चेंगा रेड्डी अपनी और अपनी माइनिंग कंपनी के खिलाफ जाने वालों को जान से मार देता था, फिर चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, जर्नलिस्ट हो या फिर कोई आम इंसान। गांव वाले सालों से जुल्म सहते आ रहे हैं और चेंगा रेड्डी के जुल्म से उन्हें बचाने के लिए आने वाले किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बालू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी माँ सुबह सुबह उसे जगाने के लिए आती है। बालू अभी भी सोकर उठना नहीं चाहता, लेकिन बाहर से उसके पापा सुंदर राम मूर्ति कहते हैं कि आज से सुबह 7 बजे के बाद तुम्हारे रूम की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 9 बजे के बाद तुम्हारे नहाने के लिए तुम्हें पानी भी नहीं दिया जाएगा, और अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम कहीं पर जॉब ढूंढकर काम पर लग जाओ। बालू तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आता है। टेबल पर बालू का भाई आदि भी होता है, जो कि डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल में काम करता है। टेबल पर एक बार फिर से बालू के पापा सुंदर राम मूर्ति बालू को डांटना शुरू कर देते हैं और बालू बिना नाश्ता किए ही उठकर चला जाता है। वो अपने दोस्त सुदर्शन के पास जाता है। दोनों दिन भर इधर उधर घूमते हैं और शाम को वापस बालू अपने घर आ जाता है। बालू की माँ उसे खाना देती है और वो बालू से कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा से खाना बनाने के लिए एक कुक रखने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि जब तुम कहीं जॉब पर लग जाओगे तभी कुक रखेंगे। और आखिरकार अपनी माँ के कहने पर बालू अगले ही दिन नौकरी के लिए एक कॉस्मेटिक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और इस कंपनी की मालकिन होती है चित्रा। और चित्रा की खूबसूरती देखते ही बालू को उससे प्यार हो जाता है। चित्रा के साथ राहुल नाम का एक लड़का भी होता है। वो चित्रा से कहता है कि इंटरव्यू देने के लिए वैसे तो 40 लोग आए हैं, लेकिन इनमें से 6 ऐसे लोग हैं जिनके पास तुम्हारे पापा का रिकमेंडेशन है। चित्रा उन 6 लोगों को आगे आने के लिए कहती है और फिर उन सबको कंपनी से बाहर निकाल देती है। दरअसल ये कॉस्मेटिक कंपनी चित्रा ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी और उसे कंपनी में अपने पापा का इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो बाकी कैंडिडेट्स को एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है और आखिरकार वो बालू को अपनी कंपनी में सेल्स टीम का हेड अपॉइंट कर लेती है। बालू शाम को अपने घर वापस आता है, लेकिन आज नौकरी मिलने की वजह से बालू और उसकी पूरी फैमिली में सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह पहले दिन अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बालू घर से तैयार होकर निकलता है। इधर कंपनी की बिल्डिंग के बाहर महासमुंद्रम माइनिंग कंपनी की गाड़ी खड़ी होती है और बच्चे उस गाड़ी में से सामान अनलोड कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चे वासु के हाथ से सामान छूट कर गिर जाता है। वासु के हाथ में ऑलरेडी चोट लगी हुई थी। चेंगा रेड्डी का आदमी वासु को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां आ जाता है बालू। वो चेंगा रेड्डी के आदमी को मारता है और उसे कहता है कि एक बच्चे से काम करवाना भी गलत है और तुम बच्चे से काम भी करवा रहे हो और उसे मार भी रहे हो। वो चेंगा रेड्डी के आदमी को वासु से सॉरी बोलने के लिए कहता है और वासु को अपने साथ लेकर कंपनी के कैंटीन में चला जाता है।
वो वासु को खाना खिलाता है और तभी वहाँ चित्रा भी आ जाती है। वो वासु को देखकर बालू से पूछती है कि ये कौन है। बालू उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी के एक सप्लायर के ट्रक पर काम कर रहा था। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है। वो बालू को डांटना शुरू कर देता है कि आखिर तुमने चेंगा रेड्डी के आदमियों के साथ मारपीट क्यों की, वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। लेकिन चित्रा उससे कहती है कि वो चाइल्ड लेबर से काम करवा रहा है, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो और किसी नए सप्लायर को ढूंढो। हम ऐसे किसी भी सप्लायर के साथ काम नहीं कर सकते जो चाइल्ड लेबरिंग करवा रहा हो। इसके थोड़ी ही देर बाद राहुल के बुलाने पर चित्रा के पापा चक्रपाणी कंपनी में आते हैं। वो फोन पर चेंगा रेड्डी से बात कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को समझा लूंगा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो चित्रा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चेंगा रेड्डी से पंगा नहीं ले सकती, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और तुमने अभी नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तुम्हें ये चाइल्ड लेबरिंग जैसी छोटी छोटी बातों को भूलना सीखना होगा। चित्रा अपने पापा के फैसले के आगे मजबूर हो जाती है। खैर, इसके बाद चित्रा और बालू धीरे धीरे एक साथ काम करते हुए अच्छे दोस्त बन जाते हैं और चित्रा बालू को अपने साथ लेकर अपनी एक फ्रेंड वज्रा के घर जाती है। आज वज्रा का बर्थडे होता है। ये दोनों अभी दरवाजे पर ही होते हैं कि दोनों को अंदर से वज्रा की आवाज सुनाई देती है। वो घर के अंदर अपने पापा महाकालेश्वर रेड्डी से कहती है कि आपने वादा किया था कि मेरे बर्थडे पर आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे और आप अब आ रहे हैं। पूरे 12 महीनों में 12 दिन भी आप मेरे साथ नहीं रहे हैं। लेकिन तभी बालू घर के अंदर आ जाता है। वो चित्रा का दिया हुआ गिफ्ट वज्रा को देता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था। वज्रा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चित्रा को अपने साथ लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। महाकालेश्वर रेड्डी बालू से कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। वो बालू को अपना फोन नंबर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने माँ बाप से पहले मुझे याद करना। खैर, अगली शाम को महाकालेश्वर रेड्डी बालू को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। बालू का दोस्त सुदर्शन भी उसके साथ होता है। ड्रिंक करते करते महाकालेश्वर रेड्डी बालू को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं रॉयल सीमा में एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन भी दे दी है और अगर ये फैक्ट्री बन गई तो 30,000 परिवारों को आराम से 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मेरा एक दुश्मन है जो उस जमीन पर इलीगली कब्जा करके माइनिंग कर रहा है। बेसिकली वो यहाँ बिना नाम लिए बालू को चेंगा रेड्डी के बारे में ही बता रहा होता है। वो कहता है कि मैंने कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद एक मिनिस्टर को जमीन खाली करवाने के लिए अपनी फाइल भेजी थी, लेकिन मिनिस्टर ने चेंगा रेड्डी को अपने घर बुलाया। वो चेंगा रेड्डी से कहता है कि तुम्हारी माइंस को खाली करवाने का कोर्ट से ऑर्डर आया है, मैं खाली करवाऊं, इससे बेहतर है कि तुम माइंस को मेरे जीजा के नाम पर ट्रांसफर कर दो। चेंगा रेड्डी मुस्कुराता है और मिनिस्टर के घर में ही मिनिस्टर के जीजा को 2 टुकड़ों में काट देता है। महाकालेश्वर रेड्डी की बात सुनने के बाद बालू उससे कहता है कि अगर वो इतना ही खतरनाक है तो आप उसे मार क्यों नहीं देते। तब वो बालू को बताता है कि मेरा दुश्मन कोई और नहीं, मेरा अपना ही दामाद है। दरअसल महाकालेश्वर रेड्डी रॉयल सीमा का एमएलए है। चेंगा रेड्डी के जुल्म से तंग आकर गांव में शांति बनाए रखने के लिए महाकालेश्वर रेड्डी ने अपने भाई की बेटी पार्वती की शादी चेंगा रेड्डी से करवा दी थी और दहेज में उसे खदान दिलवा दिए थे ताकि वो खदान के जरिए कमाई करके एक अच्छी लाइफ बिता सके। लेकिन अब जब भी महाकालेश्वर रेड्डी चेंगा के बुरे कामों के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके बदले चेंगा पार्वती को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और एक दिन आखिरकार पार्वती खुद महाकालेश्वर रेड्डी के घर आती है और उसे कहती है कि अगर आप मुझे सही सलामत देखना चाहते हैं तो आज के बाद चेंगा के खिलाफ कुछ भी मत करना। महाकालेश्वर रेड्डी से सब कुछ सुनने के बाद बालू उससे कहता है कि तब तो ऐसे आदमी को जान से मार देना ही सही होगा जो एक औरत को अपनी ढाल बनाकर जुल्म कर रहा है। खैर, इधर एक साथ काम करते करते अब चित्रा और बालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अगली सुबह चित्रा बालू के घर आती है। वो बालू को शाम में अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। चित्रा के जाने के बाद बालू प्लान बनाता है कि वो चित्रा के बर्थडे पार्टी में ही उसे प्रपोज भी कर देगा। शाम को वो लोग बर्थडे पार्टी में होते हैं। चित्रा पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। केक काटने के बाद चित्रा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी चित्रा के पापा चक्रपाणी सबके सामने आते हैं और वो माइक लेकर चित्रा और राहुल की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। यह सुनकर चित्रा और बालू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बालू अपने घर वापस जाने लगता है। लेकिन दरवाजे के बाहर राहुल और चक्रपाणी दोनों बालू को रोक लेते हैं। चक्रपाणी अपने कई सारे आदमियों को बुलाकर बालू को धमकाना शुरू कर देता है कि आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास दिखे
तो फिर कहीं दिखाई नहीं दोगे। तभी चित्रा भी वहीं आ जाती है। वो बालू से सॉरी बोलते हुए घर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है महाकालेश्वर रेड्डी के भाई की, जिसे देखकर चक्रपाणी भी डर जाता है। उसके साथ बालू के मम्मी पापा भी होते हैं, लेकिन वो बालू के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बालू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि मेरे पापा तो मेरे सामने ही खड़े हैं। तब बालू की माँ उससे कहती है कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, हमने बस तुम्हें पाला है। तुम्हारा असली नाम है रुद्रा कालेश्वर रेड्डी और तुम्हारे पापा हैं महाकालेश्वर रेड्डी। तुम्हें अपने पापा का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना ही होगा। अपनी माँ के कसम देने के बाद मजबूर होकर बालू उनके साथ चला जाता है। घर पहुंचने से पहले रास्ते में रुद्रा बहुत उदास होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसका अंकल गाड़ी रुकवाता है और रुद्रा को उसकी ही कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब तुम लगभग 1 साल के थे तब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेकर गाड़ी में जा रहे थे और तभी रास्ते में एक ट्रक से टक्कर हो गई। उस एक्सीडेंट में तुम और तुम्हारे पापा को कम चोट लगी थी, लेकिन तुम्हारी असली माँ हॉस्पिटल के बेड पर जब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तब उन्होंने तुम्हें अपने बचपन की एक फ्रेंड को दे दिया था और उसे कहा था कि वो तुम्हें यहाँ के माहौल से दूर ले जाकर पाले। और बाद में जब तुम्हारे पापा को होश आया तो तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा अनुसार हमने भी तुम्हारे पापा को बताया कि तुम भी अपनी माँ के साथ मर गए हो। और कल तुम्हारे पापा चेंगा रेड्डी से मिलने के लिए उसके खदान में गए थे, क्योंकि चेंगा रेड्डी खदान में माइनिंग करते करते गांव के बाहर शिव मंदिर तक पहुंच चुका है और अब वो मंदिर को भी तोड़ना चाहता है। तुम्हारे पापा उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वापस आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शायद यह एक्सीडेंट नहीं था। खैर वो लोग अब गांव में आ जाते हैं। रुद्रा अपने पापा की चिता को आग देता है। रुद्रा को देखकर चेंगा रेड्डी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी रुद्रा के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद रुद्रा अपने घर आता है। घर पर वो अपनी पूरी फैमिली से मिलता है, लेकिन रुद्रा तो किसी को जानता भी नहीं था। वो वज्रा को भी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसे भी नहीं पता था कि चित्रा की फ्रेंड वज्रा उसकी अपनी सगी बहन है। अगली सुबह रुद्रा टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है, तभी घर की एक नौकरानी आकर रुद्रा की आंटी से कहती है कि वज्रा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर रुद्रा खाना लेकर वज्रा के रूम में जाता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उससे कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 14 दिन में यह रस्म पूरी हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर शहर चलूंगा। मेरे मम्मी पापा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। खैर रुद्रा धीरे धीरे अपनी फैमिली को संभालना शुरू कर देता है और गांव में घूमने के लिए भी जाता है। तब उसे समझ में आता है कि उसके पापा महाकालेश्वर रेड्डी से गांव वाले कितना प्यार करते थे। इधर सुदर्शन चित्रा को कॉल करता है और उसे भी रॉयल सीमा में आने के लिए कहता है, क्योंकि चिता को आग देने की वजह से रुद्रा अब 14 दिनों तक गांव से बाहर नहीं जा सकता था। और अगले ही दिन चित्रा शहर से गांव में आ जाती है। वज्रा और चित्रा तो पहले से ही फ्रेंड हैं और चित्रा को गांव में देखकर रुद्रा भी खुश हो जाता है। अगली सुबह रुद्रा गांव में एक दुकान के पास बैठा होता है। तभी गांव के बाहर वाली मंदिर का पुजारी उसके पास आता है। उसने एक दूध का बड़ा सा डब्बा लिया था। वो लोगों से दूध को मंदिर तक पहुंचाने में मदद मांगता है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार ही नहीं होता। और आखिरकार वो रुद्रा से कहता है कि आज महाशिवरात्रि है, पूजा करने के लिए क्या तुम ये दूध मंदिर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दोगे? रुद्रा तुरंत मान जाता है और अपने फ्रेंड सुदर्शन के साथ वो दूध मंदिर तक पहुंचा देता है। पुजारी रुद्रा से पूछता है कि तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। तब रुद्रा बताता है कि मैं महाकालेश्वर रेड्डी का बेटा हूँ। यह सुनकर पुजारी बहुत खुश हो जाता है। वो रुद्रा को उसकी माँ के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे पापा ने ही इस मंदिर को उनकी याद में रिनोवेट करवाया था और अभी तुम जिस बेंच पर बैठे हो वो भी उन्होंने ही तुम्हारी माँ की याद में बनवाया था। इसके बाद पुजारी अपनी पूजा खत्म करने के लिए मंदिर के अंदर चला जाता है, लेकिन अपनी असली माँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद रुद्रा इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है चेंगा रेड्डी के गुंडों की, जो कि आज मंदिर को तोड़ने के लिए आए हुए थे। वो लोग मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मंदिर का रक्षक बनकर उन सबके सामने आता है रुद्रा। वो एक एक करके सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और सबको मारकर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ हम पार्टी ऑफिस में चेंगा रेड्डी को देखते हैं। वो पार्टी के सीनियर लीडर्स से कहता है कि सिटिंग एमएलए महाकालेश्वर रेड्डी जी की मौत हो चुकी है, इसलिए अब मैं उनका वारिस उनकी जगह को संभालना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर्स इसके लिए मना कर देते हैं। वो चेंगा से कहते हैं कि हमने सुना है कि उनका एक बेटा भी है और अगर तुम उनका टिकट चाहते हो तो अपने एरिया में एक पब्लिक मीटिंग बुलाओ और उनके बेटे को भी बुलाओ, ताकि वो सबके सामने बोल सके कि उसे कोई ऐतराज नहीं है और वो आपको पूरा सपोर्ट
करेगा। चेंगारेड्डी को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन टिकट चाहिए इसलिए मजबूर हो जाता है। पार्टी ऑफिस से वो सीधा रुद्रा के घर आता है। उस टाइम रुद्रा अपने घर पर अपने पिता के लिए पूजा कर रहा होता है। चेंगारेड्डी उसके अंकल को सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि कल पार्टी मीटिंग में रुद्रा को मुझे ही सपोर्ट करना होगा, इसलिए तुम कल मीटिंग में उसे क्या बोलना है समझा कर ले आना। रुद्रा का अंकल कहता है कि मैं क्या बोलना है ये तो समझा लूंगा, लेकिन वो आने के लिए राजी होगा या नहीं मुझे नहीं पता। इसके बाद चेंगा रुद्रा के रूम में उससे मिलने के लिए जाता है। वो रुद्रा को धमकी देने के लिए उसे बताता है कि उस दिन तुम्हारे पापा मुझसे मिलने के लिए खदान आए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी खदान को बंद करवा दूंगा और इसलिए मैंने उनकी गर्दन काट, और अगर तुम सही सलामत वापस शहर जाना चाहते हो तो कल पार्टी मीटिंग में आ जाना। इसके बाद वो रुद्रा को महाकालेश्वर रेड्डी के सोने की चेन भी देता है जो मारने से पहले उसने निकाल लिया था। रुद्रा चुपचाप खड़ा होकर उस सब कुछ सुनता है और कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन पार्टी मीटिंग हो रही होती है। रुद्रा स्टेज पर अपना सपोर्ट अनाउंस करने के लिए आता है। वो स्टेज पर अपना पहला भाषण देना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पला बढ़ा नहीं हूँ, यहाँ की राजनीति नहीं जानता और इसलिए मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है महाकालेश्वर रेड्डी की बेटी वज्रा कालेश्वर रेड्डी को। और ये सुनते ही चेंगारेड्डी को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि रुद्रा ऐसा भी कुछ कर सकता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन अब वो रुद्रा को मारना चाहता है। वो अपने एक आदमी मंसूर से कहता है कि रुद्रा को किसी बहाने से मेले वाले दिन मंदिर में बुलाओ और उसे वहीं मार देना। चेंगा के कहने पर मंदिर की कमेटी मेंबर्स रुद्रा के घर जाते हैं। उसे मेले वाले दिन मंदिर में आकर पूजा करने के लिए कहते हैं, लेकिन रुद्रा का अंकल मना कर देता है। इसके बाद चेंगा अपने साथी मंसूर से कहता है कि उसे एक अच्छा सा इनविटेशन भेज देना। दूसरी तरफ अब वज्रा अपने चुनाव प्रचार में लग जाती है। तभी एक औरत उसे अपने घर के अंदर अपनी माँ से मिलने के बहाने बुलाती है, लेकिन घर के अंदर होता है मंसूर। वो वज्रा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा भाई एक मर्द है तो बोल देना उससे कि मंदिर के मेले में आकर दिखा दे। वज्रा रोते हुए अपने घर आ जाती है। इसके बाद हम मंदिर का सीन देखते हैं। आज मंदिर में मेला लगा होता है। मंसूर अपने सभी आदमियों के साथ मेले में रुद्रा का इंतजार कर रहा होता है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो रुद्रा मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा होता है और पूजा खत्म करने के बाद रुद्रा पूरे गांव वालों के सामने अपनी बहन पर हाथ उठाने वाले मंसूर को जिंदा जला देता है। और यह नजारा देखने के बाद मंसूर के साथी डर जाते हैं और उसकी जलती हुई बॉडी लेकर वहां से भाग जाते हैं। गांव वालों को भी समझ में आ जाता है कि अब उन्हें बचाने वाला मसीहा आ चुका है। लेकिन अगली ही सुबह चेंगा अपनी वाइफ यानी कि रुद्रा के अंकल की बेटी पार्वती को लेकर रुद्रा के घर आता है। रुद्रा उस वक्त घर पर नहीं होता, लेकिन चेंगा ने पार्वती को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। वो रुद्रा के अंकल से कहता है कि उसने मेरे एक आदमी को मारा है, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जान लेना किसे कहते हैं। वो पार्वती को उन सबके साथ ही छोड़कर चला जाता है और एक एक करके रुद्रा के गांव वालों को मारना शुरू कर देता है। और ये सब देखकर रुद्रा का अंकल उससे कहता है कि अब इससे पहले कि मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़े तुम शहर वापस चले जाओ, लेकिन रुद्रा मना कर देता है। वो अपने अंकल से कहता है कि प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। इसके बाद रुद्रा अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए खदान की तरफ चला जाता है। वो एक एक करके खदान की रखवाली करने वाले चेंगा के सभी आदमियों को जान से मार देता है और एंड में चेंगा भी उसके साथ फाइट करने के लिए आता है। क्लाइमैक्स की यह फाइट सीन बहुत लंबी है और बहुत ही जबरदस्त है। इन द एंड रुद्रा चेंगारेड्डी को भी जान से मार देता है, लेकिन एक ट्विस्ट अब भी बाकी है। गांव की सारी समस्या खत्म करने के बाद रुद्रा शहर में अपने माँ बाप के पास वापस आ जाता है। रुद्रा यानी कि बालू अपनी माँ से कहता है कि जब आपने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि आप उनके बेटे को उस गांव से दूर रखेंगी तो फिर आपने मुझे वहां क्यों भेजा। इसके बाद बालू की माँ उसे बताती है कि मैंने अपना कोई वादा नहीं तोड़ा है। मेरी फ्रेंड और महाकालेश्वर रेड्डी के बेटे तुम नहीं, मेरा दूसरा बेटा आदि है, आदि केशव। और ये सुनकर बालू, सुदर्शन और चित्रा हर कोई शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।